गैस के अणुओं का औसत या माध्य मुक्त पथ। जैसे ये कोई बर्तन हो, इसमें गैस का अणु एक है, ये ऐसे जा रहा है, ये दीवार से टकरा सकता है। यहाँ से एक अणु इधर जा रहा है, इधर से एक अणु इधर आ रहा है, तो ये आपस में टकरा सकते हैं। दो टक्करों के बीच औसत जो दूरी तय होती है, अणु सतत गतिशील हैं, आपस में टकराते रहते हैं। दो टक्करों के बीच, जैसे एक अणु अभी यहाँ किसी अणु से टकराया और टकराकर ऐसे चला और फिर यहाँ टकराया, तो दो अणुओं की टक्कर के बीच में जो ये फ्री पाथ चला, इसे हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इस माध्य मुक्त पथ की ही कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। तरीका देखिए, एक अणु है, उसका साइज d है, d व्यास है, और ये v वेग से ऐसे गतिमान है। यहां से ये ऐसे मान लीजिए यहां तक डेल्टा t समय में ये यहां जाता है, तो इसके द्वारा यहां से यहां तक तय की गई दूरी v डेल्टा t हो गई। ये अणु जो d डायमीटर का है, आगे ऐसे v वेग से जा रहा है, डेल्टा t समय में यहां तक जाएगा, चली गई दूरी v डेल्टा t हो गई। अब यहां से यहां तक जाने में ये कितने अणुओं से टकरा सकता है, इसका हिसाब हम लगा रहे हैं। जैसे एक अणु ये हो d डायमीटर का ही, एक अणु यहां हो d डायमीटर का ही, अणु यहां हो, ये डायमीटर d हो गया, अणु यहां हो, डायमीटर d हो गया। तो यहां से ऐसे जा रहा है, ये अणु अगर ठीक इसके डायमीटर के यहाँ के करीब पड़ रहा है तो इन अणुओं से ये टकराएगा, इसके ऊपर होगा तो नहीं टकराएगा। यानी इस अणु के टकराने की संभावना उन अणुओं से है जो यहाँ से, इसके सेंटर से आधी दूरी ये और इस अणु का सेंटर यहाँ, यानी d दूरी हो गई है, यहाँ से d डिस्टेंस, और यहाँ से भी ये अणु ऐसे जा रहा है, इसका सेंटर यहाँ है, दूसरा अणु यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी d हो गई, एक तरह से d/2 ये हो गई, d/2 ये हो गई। यानी ये अणु ऐसे जा रहा था। अगर हम कहें कि d रेडियस की एक बेलनाकार आकृति हम बना रहे हैं, d रेडियस की एक बेलनाकार आकृति ये हो गई, यानी इसका जो रेडियस है वो d है, तो ये अणु d त्रिज्या की बेलनाकार आकृति में जितने भी अणु आए हुए हैं उन सब से टकराएगा। मान लेते हैं एकांक आयतन में मुक्त अणु टोटल n है। एकांक आयतन में जो अणुओं की संख्या है, इस बर्तन के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या हमने n मान ली। तो अब हम इतना आयतन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एक अणु चला, यही गतिमान है, बाकी कोई अणु गतिमान नहीं है, हम पहले ये मानकर चल रहे हैं। सारे अणु स्थिर हैं जितने भी हैं, केवल ये अणु गतिमान है। तो ये गतिमान होने के कारण कितने अणुओं से टकराएगा, जो कि d त्रिज्या और v डेल्टा t लंबाई में जितने अणु आ रहे हैं, यानी एक तरह से पाई d² इंटू v इंटू डेल्टा t, इतना आयतन हो गया।
एक अणु v वेग से गतिमान है, डेल्टा टी समय में v डेल्टा टी दूरी जाएगा, v डेल्टा टी लंबाई और d त्रिज्या की बेलनाकार आकृति में जितने भी अणु हैं उन सभी से इसके टकराने की संभावना हो गई। तो ये इतना आयतन हुआ, और इस यहां से इस आकृति का एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है, तो इतने आयतन में अणुओं की संख्या ये हो जाएगी। कुल अणु, ये कुल अणु इतने हो जाएंगे टोटल, ये जिन अणुओं से इसके टकराने की संभावना है। तो इतने अणुओं से ये टकराएगा। एकांक आयतन में मुक्त अणुओं की संख्या n, इतने आयतन में जितने अणु हैं उनसे टकराएगा। एकांक आयतन में n अणु हैं तो इतने आयतन में गुणा n अणु हो गए, तो इतने अणुओं से ये टकराएगा, इतने से टक्कर होगी इसकी। तो दो टक्करों के बीच की जो औसत दूरी है वो कितनी हो गई? कुल दूरी है हमारी v इंटू डेल्टा टी, और कितने अणुओं से टकराएगा? पाई डी स्क्वायर v डेल्टा टी इंटू n, इतने अणुओं से टकराएगा। v डेल्टा टी कैंसिल हो गया, ये बचा 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू n। चूंकि सभी अणु गतिशील हैं, अभी हम मानकर चले थे कि केवल ये अणु गतिशील है, बाकी सारे अणु स्थिर हैं। अगर सारे अणु गतिशील हों तो तब इसको हम वर्गमूल 2 से डिवाइड करते हैं, यानी एक तरह से माध्य मुक्त पथ जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं वो 1/√2 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू n हो गया। इतना हो गया माध्य मुक्त पथ। चूंकि सभी अणु गतिशील हैं, अभी हम मानकर चले थे कि केवल एक अणु गतिशील है, तो एक अणु के गतिशील होने के कारण ये पाई डी स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल, लंबाई v डेल्टा टी समय में इतने आयतन को क्रॉस करेगा। एकांक आयतन में n अणु हैं, इतने आयतन में इतने अणु होंगे, तो इतने अणु से टकराने की संभावना है। कुल दूरी इतनी चली, कुल इतनी टक्कर हुई, तो एक टक्कर में चली गई औसत दूरी ये हो गई। अगर सभी अणु गतिशील हैं तो इसको वर्गमूल 2 से डिवाइड करते हैं ऐसी परिस्थिति में, और ये मान आ गया हमारा माध्य मुक्त पथ का, ये वाला आ गया, यानी 1/√2 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू n, ये माध्य मुक्त पथ हो गया। कुल मिलाकर ऐसे समझिए कि दो अणु अभी आपस में टकराए थे, ये टकराकर अलग अलग चले, यहाँ से चला, इधर भी दो अणु आपस में टकराए थे, ये टकराकर ऐसे चले, तो एक बार यहाँ टक्कर हुई, और यहाँ टकराने के बाद में फिर ये आपस में मान लीजिए यहाँ टकराते हैं, तो इस टक्कर और इस टक्कर के बीच में जो ये दूरी चली गई, ये मुक्त पथ है। यहाँ टक्कर हुई दो अणुओं की, फिर ये अणु यहाँ टकराए, तो दो टक्करों के बीच, एक टक्कर ये हुई, एक टक्कर ये हुई, इन टक्करों के बीच जो औसत रास्ता चला उसे हम मुक्त पथ कहते हैं, यानी इसमें कोई टक्कर नहीं हुई है। अब चूंकि टकराने की संभावना तो बहुत ज़्यादा है, दो अणु यहीं अभी टकरा सकते हैं, एक अणु सीधा जा रहा है, ये बहुत दूर जाकर भी टकरा सकता है, तो इसलिए औसत निकाला जाता है। तो जो औसत होता है इन दूरियों का वो हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं, और इसमें निकालने का तरीका जैसा कि ऊपर बताया गया कि ये जा रहा है, तो d त्रिज्या के बेलनाकार आकृति में जितने अणु होंगे उनसे ये टकराने की संभावना होगी, उसके ऊपर वालों से नहीं, नीचे वालों से नहीं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लें,
छोटा सा फॉर्मूला है, माध्य मुक्त पथ अच्छी तरीके से तैयार करें।